पहला आप लोगों ने इसमें पढ़ा था कि वाष्प दाब में अवनमन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी आप लोगों ने स्टडी किया था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। तीसरी हम लोगों ने स्टडी की थी हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी की थी अणुसंख्य गुणधर। इसमें यह पढ़ा गया था कि विलयन का भौतिक गुण विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यानी कणों की संख्या पर निर्भर करती है। उससे हम लोगों ने परासरण दाब और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब का अध्ययन किया था। तो परासरण दाब के आधार पर अगर दो विलयनों की तुलना की जाए, दो विलयनों का की कंपैरिजन की जाए, तो दो विलयनों में से देखेंगे कि एक विलयन अगर दोनों विलयनों का परासरण दाब समान होता है, एक जैसा होता है, तो ऐसे विलयनों को हम लोग आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब दूसरे विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उस विलयन को हम लोग अति परासरी विलयन कहते हैं। लेकिन अगर एक विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर वाष्प दाब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर परासरण दाब अगर कम होता है दूसरे विलयन के परासरण दाब से, तो उस विलयन को हम लोग कहते हैं अल्प परासरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस बेसिस पर ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर यानी अगर देखा जाए तो परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 तरीके के होंगे, जिसमें से समपरासरी विलयन पर जेई, नीट, एम्स आदि में न्यूमेरिकल यानी सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं इस पे। जैसे सॉल्यूट का अनुभार भी पूछा जाता है, उस विलयन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है वो पूछा जाता है, उस विलयन में सॉल्यूट के यानी विलेय के मोलों की संख्या क्या है उसको निकालने के लिए पूछा जाता है। चलिए, तो हम लोग और बोर्ड की परीक्षाओं में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम लोग एक एक की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं समपरासरी विलयन की, जिसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन समपरासरी विलयन में हमने आपको अभी बताया कि दो विलयनों में से अगर दोनों विलयनों का परासरण दाब समान हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो ऐसे दोनों विलयनों को हम लोग समपरासरी विलयन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे when या लिखते हैं जब एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के
दूसरे विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है, तो उसे एक दूसरे का समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन कहते हैं। इसी को अगर हम लोग अंग्रेजी में लिखें तो लिख सकते हैं कि when osmotic pressure of one solution is same to the osmotic pressure of other solution, then such solution is called as isotonic to each other। इसको हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं कि when osmotic pressure मतलब OP, osmotic pressure of one solution is same to osmotic pressure of other solution, then such solutions are called isotonic to each other। तो इसी को हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। अब देखते हैं कि परासरण दाब को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते थे। अगर पहले सॉल्यूशन के परासरण दाब को हम लोग पाई 1 मान लें और दूसरे सॉल्यूशन के परासरण दाब को पाई 2 मान लें तो आइसोटोनिक समपरासरी विलयन के अनुसार पाई 1 बराबर हो जाएगा किसके, पाई 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यानी परासरण दाब होता है वो विलयन के मोलरता और ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the molarity of solution and the temperature at which solution is present। जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन उपस्थित होता है उसके और विलयन के मोलरता के समानुपाती होता है। तो अगर उस फॉर्म में हम लोग लिखें इसे मोलरता के फॉर्म में और टेम्परेचर के फॉर्म में तो पाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परासरण दाब बराबर होता है और mt के, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पाई 1 की जगह पर r नियतांक है इसलिए इक्वल होगा m जो होगा ये m1 कर देते हैं एक सॉल्यूशन का और टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशन के लिए इक्वल होंगे क्योंकि एक ही रूम टेम्परेचर पर दोनों सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये हो जाएगा T। अनदर ये हो जाएगा R m2 T को कैंसिल कर देंगे और R को भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 के, यानी एक विलयन की मोलरता दूसरे विलयन की मोलरता के बराबर होगी, यानी मोलिलिटी ऑफ वन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द मोलरिटी ऑफ द अनदर सॉल्यूशन। अब इस मोलरिटी को अगर हम लोग एक दूसरे फॉर्म में चेंज करें, दूसरे फॉर्म का चेंज करने का मतलब मोलरिटी का मतलब क्या होता है
यम का मतलब होता है मोलारिटी, मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या और उस विलयन के लीटर में आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। अब देखते हैं यम इज इक्वल टू, अगर यम लें तो हो जाएगा n अपान वी के। इस बेसिस पर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो m1 क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 और n1 v1 बराबर हो जाएगा m2 v2। m1 को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, m1 के प्लेस पर हम लोग रखते क्या है, n अपान v रखते हैं। n अपान v जब रखेंगे m1 और m2 के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा n1 अपान v1 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान v2। अब देखते हैं कि ये अगर v1 v2 के बराबर हो, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर हो, यानी v1 का ही वैल्यू v2 के बराबर हो, दोनों के आयतन इक्वल हो, बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा कि n1 और v अपान n2 v से v कैंसिल हो जाएगा, और फार्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2 के। इस फार्मूले को हम लोगों को याद रखना है, और किसके लिए याद करना है, इसलिए याद रखना है ताकि कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी अंकित प्रश्न इस पर पूछा जाए तो हम लोग उसे इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये तो रहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्या। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा सॉल्यूशन, देखते हैं दूसरे टाइप का सॉल्यूशन जिसको हम लोग अति परासरी विलयन कहते हैं। अति परासरी विलयन की स्टडी करते हैं। अति परासरी विलयन का मतलब होगा इसमें भी दो विलयनों के परासरण दाब की तुलना करेंगे, और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसको हम लोग अति परासरणी विलयन कहेंगे या अति परासरी विलयन कहेंगे। यानी अगर एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक हो, यानी π1 इज ग्रेटर देन π2 हो, तो पहले विलयन को दूसरे विलयन का क्या कहेंगे, अति परासरी विलयन कहेंगे। हम लोग कहते हैं अति परासरी विलयन के लिए अति परासरी विलयन, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, यानी इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। जब दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, तो पहले विलयन को दूसरे विलयन का अति परासरी विलयन कहते हैं। लिखेंगे, जब दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के
परासरण दाब से अधिक होता है, तो पहले बिलियन को दूसरे बिलियन से अति परासरी बिलियन कहते हैं। अति परासरी बिलियन कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में भी हम लोग कह सकते हैं कि when osmotic pressure of one solution is greater than that of OP of other solution or next solution, then first solution is called as hypertonic solution। इसी को इंग्लिश में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं when OP of one solution is greater than that of next solution, then first solution is called hypertonic of next solution। अब देखते हैं कि वहां पर समपरासरी में बिलियन में पाई 1 पाई 2 के इक्वल था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पाई 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, पाई 2 से। यानी पहले बिलियन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे बिलियन के परासरण दाब से अधिक होगा। इसको इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं, अगर उसी तरह से हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ क्या होगा, N1 इज ग्रेटर देन N2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो आएगा क्या, RM1 T1 ग्रेटर देन RM2 और T2। यहाँ पर देखेंगे R कांस्टेंट, इसलिए दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दोनों सॉल्यूशन एक ही रूम टेम्परेचर पर होंगे, इसलिए T1 T2 से कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या, M1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा M2 के। इसी तरीके से M1 की वैल्यू अगर रख दें हम लोग N1 अपॉन V ग्रेटर देन N2 अपॉन V। V क्या है, दोनों विलियनों का जो वॉल्यूम हो अगर इक्वल हो तो ऐसी कंडीशन में V से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा N1 इज ग्रेटर देन N2। ये किसके लिए होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए। अब हम लोगों को ये क्लियर करना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होगा जिसका N1 यानी पहले सॉल्यूशन का N1 दूसरे सॉल्यूशन के N2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी पहला सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक होगा। थर्ड सॉल्यूशन पर चलते हैं। होगा हम लोगों का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन। यहां पर देखना है, जब दो विलयनों में से एक विलयन का
पहले विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से क्या हो, कम हो, तो पहले विलयन को दूसरे विलयन का क्या कहते हैं, अल्प परासरी विलयन। अब लोग लिखते हैं जब दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से कम होता है, तो पहले विलयन को दूसरे विलयन का समपरासरी का अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन कहते हैं। इसमें हम लोग अगर अंग्रेजी में डिफाइन करें तो अंग्रेजी में डिफाइन करते वक्त कहते हैं when OP of one solution is lesser than that of next solution, then first solution is called hypotonic of next solution. इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पाई 1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, पाई 2 से। पाई 1 इज लेस देन पाई 2। अगर पाई 1 पाई 2 से कम हो गया इसका मतलब क्या होगा, n1 इज लेस देन n2 होगा। यानी अल्प परासरी विलयन के लिए हमको याद रखना है कि जिस विलयन में विलय के मोलों की संख्या कम होगी वह विलयन अल्प परासरी विलयन होगा, और जिसमें विलय के मोलों की संख्या ज़्यादा होगी वह विलयन अल्प परासरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग समपरासरी विलयन पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है, यानी एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। एक 5% सुक्रोज का विलयन 0.877% यूरिया विलयन के साथ समपरासरी है, तो यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए।
इसी को हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं ए 5% सुक्रोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक with 0.877% urea solution. Find out the molecular weight of urea, यानी यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो हम लोग कैसे इसे निकालेंगे, तो चलिए यन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, रखेंगे यहाँ पर। अगर यम को फाइंड आउट करेंगे यानी मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे m1 m2 को, यानी m1 बराबर m2 करते हैं, तो यहाँ m1 का मान क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 अपान हो जाएगा सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, हम लोग रख देते हैं यहाँ पर स्मॉल m1 अपान कर देते हैं v के हो जाएगा, ये v हो गया। और m2 को करते हैं हम लोग, m2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 n2 अपान हो जाएगा m2 अपान v के, क्योंकि यहाँ दोनों जगह 100% और 100% है, तो v 100 हो जाएगा। तो 100 को अगर फाइंड आउट करेंगे तो 100 हो जाएगा इक्वल। अब देखते हैं हम लोग कि इनका फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर m1 m2 इक्वल अगर हम रखें m1 के प्लेस पर इस वैल्यू को रखते हैं n1 m1 अपान v इज इक्वल टू करते हैं n2 और m2 अपान कर देते हैं v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा n1 m1 इज इक्वल टू हो जाएगा n2 m2। m2 क्या है, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं कि n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। अब चलिए देखते हैं, तो n1 के प्लेस पर हम रखते हैं 5 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 342 हो जाएगा, 242। दूसरा देखेंगे यूरिया का ये वेट दिया गया 0.877 अपॉन कर देते हैं यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसी को निकालना है। तो m2 को हम लोग बाहर करते हैं, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू को ऑब्लिक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 0.8777 इंटू हो गया 342 यानी 342 अपान कर देते हैं 5 से हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 हो गया, और पॉइंट करते हैं 5 4 जा हो जाएगा 20। अब m2 की वैल्यू करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 59.99 यानी नियर अबाउट क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, जो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है, अणुभार होता है। बस बच्चों, आज का लेक्चर यही था, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर।